हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो वीडियो बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग नवंबर 2020 का पेपर आखिरकार हो ही गया। अपने आप में बड़ी बात है। तो इस पेपर को जरा एनालिटिकली रिव्यू किया जाए। पर इससे पहले कि मैं इस प्रोसीजर में जाऊं, मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं। पहली बात, जब से ये नया सिस्टम, नया सिलेबस इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया, तब से कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर को लेकर एक धारणा बन गई कि जी अब तो इसमें 100 आउट ऑफ 100 प्रैक्टिकल पेपर अटेम्प्ट किया जा सकता है। और बात सही भी थी। और आप देखेंगे कि पिछले कई अटेम्प्ट से ऐसे बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया भी है। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या रहा था कि जो थ्योरी का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता रहा है, उसको चॉइस में छोड़ने की एक पॉसिबिलिटी थी। 100 आउट ऑफ 100 प्रैक्टिकल अटेम्प्ट किया जाता था और स्कोर भी होता था। पर इस बार के पेपर ने इस धारणा को तोड़ा है। अब स्टूडेंट्स को थ्योरी प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी, लेकिन 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने की पॉसिबिलिटी को मैं पीछे नहीं छोड़ना चाहता। मैं बस इतनी सी बात कहूंगा कि अब आप थ्योरी को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करें। आप जितनी ईमानदारी से, जितनी मेहनत से आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं, आप इस पेपर ने सिखाया है कि आने वाली अटेम्प्ट्स में स्टूडेंट्स को थ्योरी को भी उसी सीरियस लेवल पर प्रिपेयर करना ही होगा। दूसरी बात, पेपर का एनालिसिस किस लिए? अरे भाई, जिन स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है वो तो जानना ही चाहेंगे ना कि पेपर कैसा हुआ। लेकिन आप जानते ही हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्ट आउट स्कीम में अपने आप को कवर किया है, वो ऑफ कोर्स जनवरी फरवरी में पेपर को जो उनको देना उसकी प्लानिंग कर रहे होंगे। वो तो जरूर ये सोचेंगे कि इस बार पेपर कैसा गया, इसमें कौन कौन सी गलतियां रही स्टूडेंट्स की तरफ से, या हम इसमें से क्या सीख सकते हैं। तो पेपर के एनालिटिकल रिव्यू की तरफ बढ़ा जाए। वेरी गुड जी। आप देखेंगे स्क्रीन पर आपके सामने मैंने आपको क्वेश्चंस को क्लासिफाई करा है इस तरीके से कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ सकें। जो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, पूरी तरह प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, कंपलसरी क्वेश्चन था। इसमें 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन रहे। और वो जो क्वेश्चन पूछे गए, पहला क्वेश्चन बजटरी कंट्रोल से था, दूसरा मार्जिनल कॉस्टिंग, तीसरा जॉइंट प्रोडक्ट से रिलेटेड, और चौथा क्वेश्चन था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड। 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन रहे, जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन था। उसके बाद जब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहा पूरी तरीके से, 20 मार्क्स। 2 पार्ट इसमें रहे, एक यूनिट कॉस्टिंग से रिलेटेड और दूसरा ओवरहेड से रिलेटेड। दोनों क्वेश्चन थे 10-10 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 3 आया, पूरी तरह प्रैक्टिकल था। उसमें से 10 नंबर का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और 10 नंबर का मटेरियल कॉस्ट था। बस क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में इंस्टीट्यूट ने अपनी स्ट्रेटेजी को बदल दिया। अब तक जितने अटेम्प्ट होते थे, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो थे, ये पूरी तरह प्रैक्टिकली होते थे। यानी 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछा जाता था, क्वेश्चन नंबर 4 में भी और 5 में भी। अब स्ट्रेटेजी क्या बदली गई है कि इन दो क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल और थ्योरी के मिक्सचर में डाल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 में 16 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 4 मार्क्स की थ्योरी को कवर करा गया, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही पॉलिसी अडॉप्ट करी गई। यहां जाकर एक बड़ा चेंज आया है। आपको थ्योरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, उसका सीधा रिलेशन क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग का 10 मार्क्स का रहा, लेबर कॉस्टिंग से, एम्प्लॉय कॉस्ट से 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहा, और लेबर कॉस्ट से ही 4 नंबर की थ्योरी भी आपके एग्जाम में आई। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, उसमें सर्विस कॉस्टिंग, जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, उसमें 10 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहा। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एबीसी 6 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और एबीसी से ही 4 नंबर की थ्योरी आपके एग्जाम में पूछी गई। अच्छा देखिए, अभी एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6।
वो मैंने ऐसे डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट इसलिए नहीं करा क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी रह गई। वैसे भी हम ये इस वीडियो के एकदम लास्ट में उस क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में भी बात करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मैं काम करने वाला हूं, ये जो वीडियो अब आगे बढ़ेगी उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से सीक्वेंस में मैं आगे बढ़ूंगा और मैं ये आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और उनका आंसर कैसे दिया जाना चाहिए था। एक एक करके क्वेश्चन को स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहला क्वेश्चन ये राजी, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। 20 मार्क्स, 5-5 नंबर के 4 पार्ट। पहला पार्ट, जो पहला पार्ट है ओके, ये बजटरी कंट्रोल से रिलेटेड है। आपको इंफॉर्मेशन दी गई कि कोई कंपनी है जी लिमिटेड, वो इस समय जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि मार्केट में जो पॉसिबिलिटी है वो एडिशनल क्वांटिटी की भी है। अभी वो सिर्फ अपनी 60% कैपेसिटी यूज कर रहे हैं और 6 लाख रुपए की सेल अचीव हो रही है। फर्दर डिटेल्स आपको बताई गई जिसमें सेलिंग प्राइस था, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एक्सपेंसेस के बारे में बात बताई गई। और वो ये कह रहे हैं कि आप एक काम करें, आप फ्लेक्सिबल बजट बनाएं और कौन से 3 लेवल पर, 60%, 80% और 100% लेवल पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, बजटरी कंट्रोल, फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, ओके, मैं यहां वापस आता हूं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आप इसको कह सकते हो कि फ्लेक्सिबल बजट का ये सबसे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आप अपनी बुक में देखें, जो बुक हम क्लास में कवर करते हैं उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 29 और जो क्वेश्चन नंबर 30 है, अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये वाला जो क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखा है ये वही क्वेश्चन है एक्चुअली। तो फ्लेक्सिबल बजट का इंट्रोडक्शन जहां से होता है, शुरुआत जहां से होती है, आप इसको वैसा क्वेश्चन कह सकते हैं। हमारे स्टूडेंट को ये एडवाइस है भाई, स्टूडेंट कई बार क्या करते हैं कि जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है उसका सही ढंग से सेग्रीगेशन नहीं करते हैं, सही ढंग से डिवीजन नहीं करते हैं। इसलिए फ्लेक्सिबल बजट में आपको यह गलती नहीं करनी है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उसमें वेरिएबल कंटेंट कितना है और उसमें फिक्स कंटेंट कितना है, यह डिस्ट्रीब्यूशन बड़े परफेक्ट वे में आपको करना है। अच्छा, एक बात और भी है, कई बार मैं क्या देखता हूं कि जब स्टूडेंट फ्लेक्सिबल बजट को प्रिपेयर करता है, उसका आंसर देता है, तो उसमें पर यूनिट कॉलम जो है वो उसको सेक्रीफाइस करने की कोशिश करता है। वैसे तो कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन हमेशा से ये एडवाइजेबल रहा है कि फ्लेक्सिबल बजट में पर यूनिट कॉलम जब भी बनेगा तो आपका प्रेजेंटेशन मोर एप्रोप्रिएट होगा। आप जानते ही हैं कि फ्लेक्सिबल बजट में वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन रहेगा। वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट बेसिस पे प्रोपोर्शनेटली चेंज होंगे। तो अगर आप अलग अलग एक्टिविटी लेवल पर बजट बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको इंडिकेट करेगा कि कॉस्ट कैसे प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है। हां, फिक्स कॉस्ट जो है वो टोटल में सेम रहनी है, लेकिन उसमें भी पर यूनिट का कॉलम जो है वो आपको यह बताएगा कि बढ़ती हुई क्वांटिटी के साथ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैसे रिड्यूस होती है। तो जब भी फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, 2 बातें ज्यादा खास तौर पे ध्यान रखी जाएं। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन बड़े परफेक्ट वे में हो, और हमारी एडवाइस है कि आप पर यूनिट का कॉलम जरूर बनाइएगा। वैसे आप हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते हैं जिसमें यही वाला क्वेश्चन कवर्ड है। ओके, मैं फिर से वापस आता हूं। देखिए, जो अगला क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट रहा। अब हम जरा इस पर आते हैं। यह क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड रहा। मार्जिनल कॉस्टिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है लिमिटिंग फैक्टर। तो लिमिटिंग फैक्टर को बेस बनाकर यह बी पार्ट बनाया गया। आइए जी, इसको आराम से पढ़ते हैं। मून लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स एक्स, वाई एंड जेड। तो 3 प्रोडक्ट्स एक्स, वाई एंड जेड की कुछ डिटेल्स आपके सामने है। आप देख सकते हैं इसमें मटेरियल्स कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, लेबर की डिटेल्स भी हैं,
और लेबर में डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी के बारे में आपको सेपरेट डिटेल्स बताई गई। ठीक है, जब क्वेश्चन आगे बढ़ता है तो आपको यह बताया गया कि जो प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड है उसमें एनुअल प्रोडक्शन एट प्रेजेंट यूनिट्स में कितना गिवन है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट एंड सेल्स डिपार्टमेंट एस्टिमेट ऑफ पॉसिबल सेल्स इन द कमिंग ईयर, दिस इंफॉर्मेशन इज आल्सो गिवन टू अस। अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, देयर इज ए कंस्ट्रेंट ऑन सप्लाई ऑफ लेबर इन डिपार्टमेंट ए and its manpower cannot be increased beyond its present level। यहां पे लिमिटिंग फैक्टर का कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आप याद करिए लिमिटिंग फैक्टर के कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में कवर करे। हां जी, अब हम एक काम करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग का जो 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए। लिमिटिंग फैक्टर का ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन कहा जाना चाहिए, बड़े कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आपने डील करे हैं। अगर आप हमारी बुक के क्वेश्चन नंबर 55 में जाएं, आपको ऐसा लगेगा कि जो क्वेश्चन नंबर 55 है उसके आधे क्वेश्चन को, अगर उस क्वेश्चन को आधा कर दिया जाए तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया। ये इतना सिंपल क्वेश्चन रहा। वैसे अगर वो पूरा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो फिर वो पूरे 10 नंबर का ही क्वेश्चन होता। एग्जाम बनाने वाले की, पेपर बनाने वाले की मैं तारीफ करूंगा कि इन्होंने क्या करा कि क्वेश्चन नंबर 55 जो था उस क्वेश्चन को आधा किया और क्वेश्चन को भी आधे यानी 5 नंबर में ही पूछा गया। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिमिटिंग फैक्टर जो है ना, उस कंसेप्ट को ना बहुत क्लियरली समझना जरूरी है। बिजनेस में जितनी भी रिसोर्सेस होती है ना, वो सारी लिमिटिंग फैक्टर नहीं होती, वो सारी सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स नहीं होती। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन का एग्जांपल लूं, इसमें असल में 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। क्वेश्चन ने कितना क्लियरली बताया कि जो डिपार्टमेंट ए के लेबर आवर्स है ना, वो हमारे पास एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा नहीं। इसलिए जब आप प्रॉफिटेबिलिटी डिसीजन के प्रोसीजर में जाएं, जब आप ये डिसाइड करें कि कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और कौन से प्रोडक्ट को कम प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंस डिसाइड करते समय एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन कैलकुलेट करनी तो बनती है। और वो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन कौन सी होगी इस क्वेश्चन में, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। लेकिन जब आप ये कैलकुलेशन करें ना, तो उसमें डिपार्टमेंट बी को पिक्चर में मत लाइएगा। डिपार्टमेंट बी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि उसके पास लेबर आवर्स की शॉर्टेज है या कमी है। जो भी कहा गया है वो डिपार्टमेंट ए के द्वारा कहा गया है। तो जब आप प्रॉफिटेबिलिटी डिसीजन ले इस क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिपार्टमेंट ए, नॉट डिपार्टमेंट बी। भाई गलती ऐसा है, अगर स्टूडेंट ने करी है तो मैं एक ही बात कहूंगा, साहब गलतियों से सीखना चाहिए। लेबर आवर की प्रॉब्लम है लेकिन डिपार्टमेंट ए में है, डिपार्टमेंट बी में नहीं है। अच्छा, यह था क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। वेरी गुड। अब मैं आपको ले आता हूं इसके सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट क्या था देखिए जी, उसको हम पिक्चर में लेकर आते हैं। हां जी, ये वाला जो क्वेश्चन है ये प्रोसेस कॉस्टिंग में जो जॉइंट प्रोडक्ट्स का कंसेप्ट है ये उससे रिलेटेड है। आपको बताया गया कि प्रोडक्ट एम और एन 2 प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और जितना भी इनपुट उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है उसमें एम का शेयर 80%, एन का शेयर 12% और 8% हो गया प्रोसेस लॉस। प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर वैसे भी लॉसेस से, जिसमें नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस दोनों आते हैं, इस कंसेप्ट से भरा पड़ा है। और आप जानते हैं अगर लॉस की नेचर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना बताई जाए तो हमेशा उसको नॉर्मल लॉस ही कंसीडर किया गया है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था जी। इसमें वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमारी एक जॉइंट कॉस्ट है और हम ये चाहते हैं कि आप इस जॉइंट कॉस्ट को प्रोडक्ट एम और एन में आप डिस्ट्रीब्यूट करें। जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जी। और हमारे पास तो जॉइंट कॉस्ट के क्वेश्चंस की अच्छी खासी भरमार है।
अगर आप इसको हमारे बुक से कोरिलेट करना चाहेंगे तो मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 29 जरूर हमारी बुक में देखिएगा। ये एकदम उससे सिमिलर क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, जिसमें आपको जॉइंट कॉस्ट को सिर्फ जॉइंट प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और डिस्ट्रीब्यूट करते समय वो जो नॉर्मल लॉस का इंपैक्ट है उसका भी आपको ध्यान रखना है। एक एडवाइस मैं स्टूडेंट को देना चाहूंगा, वो एडवाइस यहां लिखी हुई है, लेकिन मैं क्या देखता हूं कि कई बार स्टूडेंट ये शिकायत करता है कि किसी पर्टिकुलर जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्पेसिफिक रेशो गिवन नहीं। अगर स्पेसिफिक रेशो ना भी गिवन होना तो एक ऐसा पैरामीटर है जो आपको हर क्वेश्चन में दिख जाएगा कि जो प्रोडक्ट्स बने हैं, जैसे इस क्वेश्चन में 2 प्रोडक्ट बने, 2 जॉइंट प्रोडक्ट बने, इनकी कितनी रेस्पेक्टिव क्वांटिटी बनी, इनके कितने आउटपुट की क्वांटिटी बनी। तो और कोई पैरामीटर अगर ना भी होना तो आउटपुट का पैरामीटर हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा। आउटपुट से बढ़िया बेसिस मेरे से पूछें कोई और हो भी नहीं सकता है। तो आप एक रूल बनाइए, जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर क्वेश्चन की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिल रही है तो वेल एंड गुड, इंडिकेशन मिल रहे हैं तो वेल एंड गुड, मैसेज मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार क्वेश्चन हमारे भी जजमेंटल पावर को चेक करना चाहेगा, तो हमारा जजमेंटल पावर हमारी क्रिएटिव थिंकिंग पर होना चाहिए। हम ये कहेंगे कि अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनकर आए हैं तो उनकी जो क्वांटिटी बनकर आई है, उनका जो आउटपुट बनकर आया है, उससे ज्यादा एप्रोप्रिएट रेशो क्या हो सकती है जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अच्छा, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो डी पार्ट आपसे पूछा गया था मैं उसकी तरफ ले आता हूं। जो डी पार्ट रहा वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड रहा। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ बातें आपको बताई गई कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पे काम शुरू किया 1 जुलाई 2019 को, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका 5 लाख रुपए का था। फिर हमको बताया गया कि 30 जून 2020 जब अकाउंट्स क्लोज करे गए तो कॉन्ट्रैक्ट की ये डिटेल्स हमारे पास आई। इन डिटेल्स के बाद क्वेश्चन में एक मैसेज दिया गया कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था तो उसमें एक एस्केलेशन क्लॉज था और एस्केलेशन क्लॉज में बताया गया था कि मटेरियल और वेजेस के प्राइसेस आप जैसे देख सकते हैं अगर 5% को क्रॉस करेंगे तो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसको इंक्रीज किया जाएगा। आप एस्केलेशन क्लॉज के क्वेश्चन को भूले तो नहीं होंगे भाई, उसमें स्पेसिफिकली यह बताया जाता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के एक्सपेंसेस अगर एक लिमिट को क्रॉस करते हैं तो जितने भी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं उस बढ़ी हुई कॉस्ट का एक शेयर वो ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्टी से आप रिकवर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन भी आपको ऐसा ही कोई मैसेज एस्केलेशन क्लॉज में दे रहा है। नीचे डिटेल्स भी बताई गई कि जब से हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ पड़ा है तब से मटेरियल और वेजेस के प्राइसेस या रेट्स कितने परसेंटेज बढ़े हैं। एग्जैक्टली क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सिर्फ ये बताइए कि जो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है ये इस एस्केलेशन क्लेम के बाद इस पर इसका क्या असर पड़ेगा। मैं क्या देखता हूं इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ने क्या गलती करी होगी, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ने क्या गलती करी होगी, जरा आइएगा जी, मैं आपके साथ अपना ये एनालिसिस शेयर करना चाहूंगा। जब हम एस्केलेशन क्लेम की पढ़ाई को शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में तो जो पहला क्वेश्चन आता है ना, मैं देख रहा हूं बुक में वो हमारा पहला क्वेश्चन ही क्वेश्चन नंबर 18 है, वो पहला क्वेश्चन ही यही है। आप अगर इसको कंपेयर करेंगे ना ऐसा लगेगा जैसे बोलते हैं ना कट कॉपी पेस्ट, कुल मिलाकर वही क्वेश्चन है। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट थी एस्केलेशन क्लेम की कैलकुलेशन और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। स्टूडेंट गलती क्या कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं। अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने को कहां कहा गया, आपको सिर्फ यह कहा गया कि आप एस्केलेशन क्लेम की कैलकुलेशन को डील करें और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। आपको ना प्रोफेशनल लेवल पर यह सीखना होगा कि यह टू द पॉइंट आंसर कैसे दिया जाता है। टू द पॉइंट प्रोफेशनल अप्रोच, जो सवाल पूछा जाए उसी का जवाब दें। इधर उधर का जवाब देंगे ना तो पेपर चेक करने वाले को बुरा लग सकता है भैया। मैं अब आपको ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट 10 नंबर का क्वेश्चन, यूनिट कॉस्टिंग के चैप्टर से रिलेटेड। X Limited manufactures 2 types of pens, super pen and normal pen.
कॉस्ट डिटेल्स आपके पास थे, जिसमें आपको डायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्शन ओवरहेड्स के टोटल अमाउंट आपको बताए गए। इट इज एज सर्टेन दैट नंबर 1, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन वॉज ट्वाइस एज मच एज डायरेक्ट मटेरियल इन नॉर्मल पेन। मैं पक्के तौर पे कह सकता हूं कि यह कंफ्यूजिंग पॉइंट है। जब हमने यह पढ़ा कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट सुपर पेन का नॉर्मल पेन के कंपैरिजन में डबल है, तो ये जो डबल का पैरामीटर है, ये इंफॉर्मेशन पर पेन या पर यूनिट बेसिस पर समझी जानी चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है। सिमिलरली जब आपको यह कहा गया कि जो डायरेक्ट वेज कॉस्ट है वो जो नॉर्मल पेन का है वो सुपर पेन के कंपैरिजन में 60% है। चूंकि डायरेक्ट वेज कॉस्ट भी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की तरह एक वेरिएबल कॉस्ट है, तो ये जो कंपैरिजन है ये कंपैरिजन पर यूनिट बेसिस पर ही डील किया जाना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन ने प्रोडक्शन ओवरहेड में जब ये बात बताने की कोशिश करी तो उसमें उन्होंने पर यूनिट टर्म को यूज किया। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्शन ओवरहेड में स्टूडेंट ये सोच सकता है कि कहीं ये फिक्स तो नहीं या वेरिएबल तो नहीं, पर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस में तो फिर वो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए ना। ये ऑब्वियस सी बात है कि मटेरियल और वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट है, तो इनकी जो भी रेशो आपके सामने गिवन होगी वो जरूर पर यूनिट बेसिस पर ही गिवन होगी। ओके, बाकी डिटेल्स भी आपके सामने हैं। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हमारे सामने आया। क्वेश्चन ने क्या करा कि जो सुपर पेन है उसकी क्वांटिटी प्रोड्यूस भी हमको बताई और क्वांटिटी सोल्ड भी हमको बताई, पर नॉर्मल पेन के केस में ऐसी बात नहीं है। प्रोड्यूस क्वांटिटी बताई गई है पर सोल्ड क्वांटिटी है ही नहीं। सेलिंग प्राइस जो है आप देखेंगे वो भी आपको खाली सुपर पेन के कंटेक्स्ट में बताया गया। वेरी गुड जी। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली अल्टीमेटली अगर आपसे प्रॉफिट भी कैलकुलेट करवाना चाहता है तो सुपर पेन के रिलेशन में ही, इसलिए वो कहते हैं प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट फॉर सुपर पेन शोइंग कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर यूनिट एंड टोटल प्रॉफिट। जब हम इसमें कॉस्ट शीट बनाने का प्रोसीजर शुरू भी करेंगे तो जितने एक्सपेंसेस हमारे पास हैं वो ऑब्वियसली हमको दोनों तरीके के प्रोडक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने जरूर हैं, और जब तक हम प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तब प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों तरीके के पेन्स की कैलकुलेट होगी। लेकिन एक बार प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद जब हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन में आगे बढ़ेंगे तो वो प्रॉफिट आपको सिर्फ सुपर पेन के कंटेक्स्ट में ही कैलकुलेट करना है। ये बात तो खैर अपने आप में सही है, लेकिन एक बहुत दूसरी बात भी मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो क्या है सुनेगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनेगा। आप हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 18 में आए या फिर आप रिविजरी क्वेश्चन नंबर 11 भी देख सकते हैं, वो आपको इसी तरीके की कैटेगरी का मिलेगा। अच्छा, जो मैं कह रहा था इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वो क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं हमेशा से अपनी क्लास में कहता रहा हूं, टोटल रेशो। जब हमें किसी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है दो प्रोडक्ट्स में, और दो प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी अगर अलग अलग है और उनकी पर यूनिट कॉस्ट की रेशो भी अलग अलग है, तो कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा टोटल रेशो के कंसेप्ट पर होता है। और टोटल रेशो कैसे कैलकुलेट करी जाती है आपको ध्यान ही होगा, जब हम इसके क्वेश्चन से डील करते हैं तो हम इसको क्वांटिटी और पर यूनिट रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके एक वेटेड रेशो आती है, वो एप्रोप्रिएट रेशो आती है कि जिसमें कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए। मैं स्टूडेंट को हमेशा से एडवाइस देता रहा हूं कि टोटल रेशो के कंसेप्ट में ना आपकी जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस बड़े अच्छे लेवल पर होनी चाहिए, वरना होता यह है कि इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर में ना टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। और टाइम जो है, मैं ये कह सकता हूं हमारे पेपर का भी लिमिटिंग फैक्टर है, 3 घंटे में आखिरकार पूरे के पूरे पेपर को आपको निपटाना पड़ता है। इसीलिए ये जो टोटल रेशो का कंसेप्ट है ना, इस पे प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आप जितना टाइम बचाने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही आपका फायदा होगा।
तो यूनिट कॉस्टिंग का ये जो क्वेश्चन है ना, मेरी तरफ से काफी सिंपल क्वेश्चन है भाई, जो पूछा गया मेरी तरफ से इसमें से 5 में से 5 नंबर मिलते हैं भैया, सॉरी 10 में से 10 नंबर मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे 10 नंबर का पूछा गया था जी, वेरी गुड जी। ओके, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा रहा, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, उस तरफ मैं आपका ध्यान ले आता हूं। हां जी, ये रहा वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, ये ओवरहेड से डिपार्टमेंटलाइजेशन के कंसेप्ट पर रहा। उन क्वेश्चंस को याद करिए कि जिसमें आपको बड़े सारे ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन होते हैं, उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। और प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट में जब हम सारे एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करें, उसके बाद फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन समरी के तहत सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता। आपको ध्यान होगा इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, हम लोग स्टेप एलोकेशन मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसे सारे मेथड इस तरीके के कंसेप्ट में डिस्कस करे गए थे। आप देखेंगे जितने भी डिपार्टमेंट्स है PQR और सर्विस डिपार्टमेंट X और Y, उनके एक्सपेंसेस की डिटेल्स आपके सामने इस तरीके से ही। और इसमें आप ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि जो दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं X और Y, दोनों के दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को शेयर दे रहे। तो काम बड़ा आसान था जी, और 10 नंबर के लायक क्वेश्चन ये था भी, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में टाइम तो ज्यादा लगता ही है। ओके, हमारा एनालिसिस क्या कहता है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये डिपार्टमेंटलाइजेशन के कंसेप्ट पर बेस्ड है। आप हमारी बुक में जाइए, क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28 और इतने सारे रिविजनरी क्वेश्चन आप इसके साथ आइडेंटिफाई करके सोच सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग ये है विदाउट एनी डाउट। इसीलिए मेरे प्यारे 3 प्रिंसिपल्स का हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो स्टूडेंट जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएगा, उसको उतना बड़ा एडवांटेज वहां पर मिलेगा ही मिलेगा। मुझे मालूम है कि इस क्वेश्चन में भी जब आप लोगों ने सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को रीडिस्ट्रीब्यूट किया होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर, तो आप लोगों ने जरूर साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड को अडॉप्ट किया ही होगा। अरे भाई, मैं आपकी नेचर बड़ी अच्छी तरह समझता हूं। चलिए, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो ओवरहेड्स का क्वेश्चन पूछा गया, अब हम बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो कि कंसेप्ट है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस को लेकर। डिटेल्स आप देखिएगा जरा, आपको फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस गिवन है, वॉल्यूम वेरिएंस गिवन है, बजटेड आवर्स, बजटेड ओवरहेड्स और एक्चुअल रिकवरी रेट, और कुछ डिटेल्स आपके पास हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ऐसा क्वेश्चन एज इट इज, डिट्टो क्वेश्चन एज इट इज आपको हमारी बुक में मिल जाएगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के इस क्वेश्चन को लेकर, देखिए यह क्वेश्चन फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस का रहा, लेकिन इसमें कैलेंडर वेरिएंस नहीं है। कैलेंडर वेरिएंस नहीं है, अरे ये कैलेंडर वेरिएंस कौन से क्वेश्चन में होता है? कैलेंडर वेरिएंस उन क्वेश्चंस में होता है जिसमें बजटेड वर्किंग डेज और एक्चुअल वर्किंग डेज के डिफरेंसेस होते। ज्यादातर क्वेश्चन में वो डिफरेंस नहीं पाया जाता है, इसलिए आप देखेंगे कि हमारी बुक में भी और ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं उनमें डेज का डिफरेंस नहीं भी होता है, और वो विदाउट कैलेंडर वेरिएंस के क्वेश्चन कहे जाते हैं। ये भी उनमें से एक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 आप हमारी बुक में देखिए, आपको लगेगा एज इट इज सेम क्वेश्चन हमारे पास है। रिक्वायरमेंट भी सारी की सारी एकदम वही सारी इंफॉर्मेशन गिवन और वही सब आपसे पूछा गया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ना एक बात आपको बताऊं, ये एक वो चैप्टर है जिसमें जो टाइम का इन्वॉल्वमेंट है ना वो हमेशा कम रहता है। मतलब आप कम टाइम लेकर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर का है तो अगर आपकी प्रैक्टिस एक अच्छे खासे लेवल पर जाती है ना तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर 10 मिनट में दे दिए जाते हैं। लेकिन उसके लिए ना ये बहुत जरूरी है
कि आप इसके लिए वो मेथड अडॉप्ट करें कि जिसकी वकालत मैंने हमेशा करी। मैं कहता हूं कि भाई जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आंसर देते हैं तो हम अपने प्रेजेंटेशन को कॉलमनर वाइज स्टेटमेंट में बनाते हैं। जैसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस में हम कहते हैं M1, M2, M3, M4, उसी तरीके से जब फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस डील होते हैं तो उसमें 4 कॉलम बनाए जाते हैं कैलेंडर वेरिएंस के बगैर और 5 कॉलम बनाए जाते हैं कैलेंडर वेरिएंस के साथ। और खास तौर पर मेरी एडवाइस आपको यह होगी कि जब भी आप आउटपुट और इनपुट एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स के बारे में सोचें तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि जो एक्चुअल आउटपुट बना है उस पर कितनी कॉस्ट होनी चाहिए थी या कितनी कॉस्ट हम कस्टमर से रिकवर करते हैं, वो कैलकुलेशन बड़े परफेक्ट वे में डील करी जानी चाहिए। क्योंकि वेरिएंसेस के लिए, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस के लिए वो प्राइम कैलकुलेशन है और बेसिक कैलकुलेशन है। उसके बाद इनपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की भी एक अच्छी खासी सिग्निफिकेंस है। जो इनपुट आपने बिजनेस में एम्प्लॉय किया है उसमें पॉसिबली कितना आउटपुट बन सकता था और उस आउटपुट को बेचकर कस्टमर से कितनी रिकवरी हो सकती थी, वो इनपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आप भूले तो नहीं होंगे ना। बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है भाई। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस से जब भी डील करना हो तो आउटपुट एब्जॉर्ब्ड और इनपुट एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का जो कंसेप्ट है ना, पूरी तरह आपकी पकड़ में होना ही चाहिए। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारे पास रहा, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। वाह जी वाह, ये तो जी सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। जब भी मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर हमारे सामने आता है और उसमें जब भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कंसेप्ट आता है तो हमको लगता है कि क्या मजेदार क्वेश्चन है साहब। ऐसे क्वेश्चन का आंसर देकर हमको भी बहुत अच्छा लगता है। तो क्या था इस क्वेश्चन में, आप देखिएगा। आपको डिटेल्स बताई गई कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, आपकी एनुअल मटेरियल रिक्वायरमेंट कितनी है। आपको यह बताया गया कि एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है और जो कैरिंग कॉस्ट है वो है 12.5% एवरेज इन्वेंट्री बेसिस पर। आपको कुछ बातें और बताई गई। एक एक पार्ट का जो आपको कॉस्ट बताया गया। ऑर्डर साइज जो है, एट प्रेजेंट ऑर्डर साइज इज 3000 स्पेयर पार्ट्स। ऑफ कोर्स जो आपका प्रेजेंट ऑर्डरिंग लेवल है उसको जब आप अपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लेवल से कंपेयर करते हैं तो आपको यह पता चलेगा कि ईओक्यू की पॉलिसी को अडॉप्ट करके आप कितनी मटेरियल कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो कंसेप्ट है ना भाई, आप ग्रेजुएशन का एग्जाम ले लो, सीए का एग्जाम ले लो, जिस मर्जी प्रोफेशनल बॉडी का एग्जाम ले लो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और क्या होगा। तो क्या कहता है हमारा एनालिसिस? हां जी, ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया इसमें आपसे कौन कौन सी बातें पूछी गई। आपसे ईओक्यू पूछा गया, आपसे रीऑर्डर पॉइंट पूछा गया और टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स। रीऑर्डर पॉइंट, रीऑर्डर लेवल यानी क्या? अरे भाई जब भी हम नया ऑर्डर देते हैं तो कितनी क्वांटिटी हम परचेज करते हैं वो तो ईओक्यू हो गया, वो तो रीऑर्डर क्वांटिटी हो गई। लेकिन कितनी क्वांटिटी हमारे पास पहले से हमारे स्टोर में है वो तो रीऑर्डर लेवल हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो 3 कैलकुलेशन आपसे पूछी गई इनके आंसर में 5 मिनट से भी ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। और कोई भी एग्जाम क्यों ना हो उसमें यह कंसेप्ट, ये वाला क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेगा। अब मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड है और प्रोसेस कॉस्टिंग में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। आप देखेंगे एक प्रोसेस को लेके, जो प्रोसेस 1 है उसकी कुछ डिटेल्स हमारे पास है। जैसे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में हमको यह बताया गया कि मटेरियल लेबर ओवरहेड की पोजीशन क्या है। इंटरेस्टिंगली मटेरियल लेबर ओवरहेड का जो वर्क ऑलरेडी कंप्लीटेड है उसका परसेंटेज गिवन नहीं, पर एक्सपेंडिचर ऑलरेडी इनकर्ड का ब्रेकअप आपको जरूर दिया गया है। आप लोग जानते ही है ना कि अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का परसेंटेज का ब्रेकअप ना हो लेकिन अमाउंट का ब्रेकअप हो तो एवरेज कॉस्ट मेथड अप्लाई करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं रहता। अब इस पूरे क्वेश्चन में एवरेज कॉस्ट मेथड का नाम लिया जाए या न लिया जाए, पर यहां पर आपको मेथड अप्लाई करना ही पड़ेगा। देखिएगा, आप बात को आगे बढ़ाएं, फिर आपको फर्दर कॉस्ट की डिटेल्स आपको बताई जा रही हैं।
यूनिट्स स्क्रैप्ड और उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कितनी क्वांटिटी ट्रांसफर हुई प्रोसेस सेकंड में, नॉर्मल लॉस के बारे में बताया गया। आपको कहा गया कि आप इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की स्टेटमेंट बनाएं, कॉस्ट पर यूनिट बनाएं, प्रोसेस वन अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एवरेज कॉस्ट मेथड इस क्वेश्चन में लगेगा, इसको आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ लेना चाहिए। मैं क्या देखता हूं कि स्टूडेंट ना फीफो मेथड के तो बड़े सारे क्वेश्चन करता, लेकिन एवरेज कॉस्ट मेथड में ना उसकी सोच ये है कि अरे ये एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। आखिरकार फीफो मेथड जो है वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को डोमिनेट करता है। बस आपकी इसी सोच का फायदा उठाया जा सकता है और फायदा उठाया भी गया। जिस स्टूडेंट ने फीफो मेथड मानकर क्वेश्चन का आंसर शुरू किया वो पक्का रास्ते में फंसेगा, क्योंकि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का अगर परसेंटेज का रिमेनिंग वर्क मालूम नहीं होगा तो आप इसको अप्लाई कर नहीं पाओगे। तो मेरी एडवाइस ये है कि ना आप इन कंडीशंस को समझें कि कब कौन सा मेथड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में अप्लाई किया जाना चाहिए। आपको ध्यान होगा मैंने अपनी क्लास में आपको साफ तौर पे बताया था कि कौन सी सिचुएशन में यानी क्या गिवन हो तो कौन सा मेथड अप्लाई किया जा सकता है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, खास तौर पर ऐसे क्वेश्चन में जिसमें हम स्टूडेंट की विजडम पर यह बात छोड़ देते हैं कि भैया मेथड डिसाइड करिए, एप्रोप्रिएट मेथड डिसाइड करिए और उसे अप्लाई करिए। स्टूडेंट को जरूर मालूम होना चाहिए एवरेज कॉस्ट मेथड की एप्लीकेशन कौन सी सिचुएशन में आती है। अच्छा, इस क्वेश्चन को डील करने के बाद हम फिर जरा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा रहा? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट था वो सीधा लेबर कॉस्ट से रिलेटेड था। हमको कुछ वर्कर्स की डिटेल दी गई और यह बताया गया कि उनका बेसिक वेजेस, डियरनेस अलाउंस और उनके प्रोविडेंट फंड और ईएसआई में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना था। ओवर टाइम की डिटेल्स भी आपको बताएगी। ऐसा क्वेश्चन आप हमारी बुक में बड़े आराम से कोरिलेट करके देख सकते। तो लेबर कॉस्ट का ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, इस पर मेरा एनालिटिकल रिव्यू क्या है देखिएगा जी। आप हमारी बुक में जाइए, क्वेश्चन नंबर 24 यही ही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ आपसे 2 बातें पूछी गई। पहली बात, आपके वर्कर्स हैं भाई, आप उनको वेजेस कितनी देते हैं, और अगर आप वर्कर को वेजेस देते हैं तो वही वर्कर आपके कस्टमर्स के लिए जॉब्स या वर्क एग्जीक्यूट करते हैं। तो वर्कर को दी गई वेजेस आप कस्टमर से कैसे रिकवर करेंगे, यह जानना बहुत जरूरी है कि वर्कर्स का वर्क आखिरकार किस कस्टमर से रिलेटेड कितना है। आप इस क्वेश्चन को भी देखेंगे ना, पूरी डिटेल्स गिवन है कि कौन से वर्कर ने कौन से कस्टमर को कितने परसेंटेज टाइम अपना डिवोट किया। अकॉर्डिंगली जब कस्टमर से रिकवरी करी जाएगी तो वो भी उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से होगी। इवन इस क्वेश्चन में तो एक वर्कर के ओवर टाइम की डिटेल्स गिवन है और यह जानना बहुत जरूरी है कि वो वाला ओवर टाइम कौन से कस्टमर के लिए किया गया। अकॉर्डिंगली रिकवरी भी उसी हिसाब से करी जानी चाहिए। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग 2 पिलर पर टिकी है, 2 पिलर्स पर टिकी हुई है। एक, आप एक्सपेंडिचर कैसे करते हैं और दूसरा एक्सपेंडिचर की रिकवरी कैसे होती है। और आपको यहां पर वही 2 बातें आपसे पूछी गई हैं। जब हम आपसे यह पूछते हैं कि वर्कर को वेजेस कैसे दी गई तो यह आपका स्पेंडिंग एस्पेक्ट है। जब हम आपसे यह पूछते हैं कि वर्कर को दी गई वेजेस आप कस्टमर से कैसे रिकवर करते हैं तो यह आपका रिकवरी एस्पेक्ट है। ठीक बात है जी। अच्छा, एक बात और मैं क्या देख रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स ना इसमें नेट टेक होम वेजेस कैलकुलेट करी। ये आपने गलती करी। कुछ स्टूडेंट से बात करके मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने एक्सेस रीच करने की कोशिश करी। ये नेट टेक होम वेजेस का मतलब, चूंकि इस क्वेश्चन में प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन है
तो हमने जो क्लास में क्वेश्चन किया था उसमें ऐसा था कि प्रोविडेंट फंड का अमाउंट चूंकि रिटायरमेंट के समय मिलता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी इसके अंदर है, तो चूंकि अगर हम ये आपसे पूछें कि आज एम्प्लॉय को नेट टेक होम सैलरी कितनी मिलेगी, तो उसमें प्रोविडेंट फंड का जो अमाउंट है वो उसी समय रिड्यूस कर दिया जाता है या डिडक्ट कर दिया जाता है। आपको ये गलती नहीं करनी थी क्योंकि क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट थी नहीं। क्वेश्चन तो सीधे तौर पर यह पूछ रहा है कि एम्प्लॉयर की वेज कॉस्ट कितनी है, एम्प्लॉयर की वेज कॉस्ट कितनी है। यह तो कहीं नहीं कहा गया है कि आप यह बताएं कि एम्प्लॉय आज नेट अपने घर कितनी सैलरी लेकर जाएगा। तो यह गलती कुछ स्टूडेंट्स ने करी है, इससे आपको सीख लेनी चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको वही जवाब देना है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एम्प्लॉयर की लेबर कॉस्ट कितनी है, तो उसका जवाब दें। आप ये नहीं बता सकते कि एम्प्लॉय उस लेबर कॉस्ट को अपने घर कितनी लेके जाता है, यानी प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन के बाद का अमाउंट इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, वो आपकी तरफ से दिया गया एक एक्सेस आंसर मान लिया जाना चाहिए। हालांकि वो है तो एक्सेस आंसर ही, अब पता नहीं पेपर चेक करने वाला आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे डील करेगा। मैं अगर होऊंगा ना, मैं आपको बताऊं साहब, मुझे लगेगा स्टूडेंट ने थोड़ा आंसर ज्यादा ही दिया है कि चलो कोई नहीं भाई, इसे इग्नोर कर देते। अच्छा, लेबर कॉस्ट के इस क्वेश्चन के बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का एक बी पार्ट था। वो क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी पार्ट था वो कौन सा था, मैं जरा उसको स्क्रीन पर लाता हूं। थ्योरी का नोट, पहली बार ये एक्सपेरिमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से 4 नंबर का थ्योरी का नोट पूछा गया, जिसमें टाइम कीपिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए जो कि वर्कर की अटेंडेंस और पेरोल प्रोसीजर से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आप मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी जानते ही हैं। हर क्लास जो 3-3 घंटे की होती है उसमें लगभग आधे घंटे का टाइम हम थ्योरी के लिए रिजर्व करते हैं। हर क्लास में हम लोग थ्योरी पढ़ते ही नहीं, लिखते भी हैं। मैं सारी की सारी थ्योरी आपको क्लास में डिक्टेट करवा के देता हूं। थ्योरी के प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड कराने की ना मेरी कभी कोई सोच है और ना कभी होगी। थ्योरी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को समझ में आती है जो क्लास में अपने हाथ से थ्योरी लिखते हैं। और थ्योरी की सिग्निफिकेंस आज के बाद आपको और ज्यादा रियलाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये आपके एग्जाम में कंपलसरी बेसिस पर आपको अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। चलिए मैं इस थ्योरी के नोट पर आता हूं। मैं क्या देखता हूं कि स्टूडेंट जो है ना, टाइम कीपिंग और टाइम रिकॉर्डिंग के कंसेप्ट को एक जैसा समझते हैं। ऐसा थोड़ी है भैया, ये बेसिकली टाइम कीपिंग है। टाइम कीपिंग में आप क्या करते हैं कि जो वर्कर्स हैं उनके आप अराइवल और डिपार्चर टाइम को रिकॉर्ड करते हैं। अटेंडेंस रिकॉर्ड करना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी है बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में। अरे जब आप स्कूल में भी थे भैया, तो आप किस दिन स्कूल गए किस दिन नहीं गए उसका भी अटेंडेंस रिकॉर्ड होता था। उन रिकॉर्ड, अच्छा यहां पर हम आते हैं लेबर के केस में। ये जो रिकॉर्ड्स हैं इससे वर्कर की वेजेस कैलकुलेट होती है, खास तौर पे तब जब ये वेजेस जो है आवरली बेसिस पे डिसाइड होती हैं, टाइम डिसाइड होता है। आप जानते हैं कि ऐसी बोनस स्कीम्स भी हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि कितना टाइम लिया गया है, कितना टाइम लिया जाना चाहिए था, कितना टाइम सेव करा गया। तो बोनस की कैलकुलेशन भी इस सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। वर्कर के अंदर पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन का जो एटीट्यूड आता है वो भी इसी की वजह से आता है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको इसमें बताने थे जो कि वर्कर के अटेंडेंस और पेरोल प्रोसीजर से रिलेटेड है। पेरोल प्रोसीजर यानी जो भी वर्कर को आपको वेजेस पे करनी है, जिस भी सिस्टम से पे करनी है, भले वो आउटपुट बेस्ड सिस्टम हो या फिर वो टाइम बेस्ड सिस्टम हो। थ्योरी के नोट आप हमारी बुक में देख सकते हैं, एक एक नोट क्लियरली स्टूडेंट ने अपने हाथ से लिखा है और बहुत अच्छे ढंग से याद हुआ। हमारे स्टूडेंट हमेशा से थ्योरी को एग्जाम में परफेक्ट वे में लिखते आए हैं, क्योंकि वो जो नोट है वो नोट प्रिंटेड फॉर्म में उनके पास नहीं रहा है, उन्होंने खुद लिखा है, उनकी खुद की वो मेहनत रही। ओके, मैं काम करता हूं, आपको क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ले आता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग। और ये कौन सा क्वेश्चन है आपको ध्यान ही होगा, ये हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 27 है।
जिसमें टॉल टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, और यही क्वेश्चन एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हां जी, सर्विस कॉस्टिंग आप हमारी बुक में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 27 है। ये क्वेश्चन देख करना तो स्टूडेंट बड़े खुश हुए होंगे कि वाह जी वाह, ऐसा लगता है 10 में से अगर आधा नंबर भी स्टूडेंट का कट जाए ना, तो भैया ये बात कम से कम मुझे तो बर्दाश्त नहीं। प्रेजेंटेशन अगर आपका एप्रोप्रिएट हो तो आपके मार्क्स क्यों डिडक्ट होंगे भला। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको एक ऐसी अप्रोच डेवलप करनी चाहिए कि आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलें। छोटी मोटी गलतियां मत किया करो भाई, पेपर चेक करने वाले को मौका मत दिया करो कि वो आपकी उन छोटी छोटी गलतियों को ढूंढे। परफेक्शनिस्ट अप्रोच डेवलप करिए। मत भूलिए कि आपको बाद में प्रोफेशनल एटीट्यूड डेवलप भी करना है। आप अपने क्लाइंट को, अपने एम्प्लॉयर को भी ये मौका क्यों दोगे भला कि वो आपकी छोटी छोटी गलतियां ढूंढेगा। ओके, ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 27 हमारी बुक में। अच्छा, एक बात मैं ये कह सकता हूं, स्टूडेंट कई बार ये पूछते हैं कि सर ये स्टैंडिंग रनिंग एक्सपेंसेस का जो झंझट है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, सर्विस कॉस्टिंग में, इसका क्या करना है। ये एक एडवाइजेबल डिस्टिंक्शन है और ये है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। आप जैसे बाकी इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो हमारी तरफ से ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट डिस्टिंक्शन करता भी है तो भी ठीक है, नहीं तो ना सही। इसीलिए जब तक आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हैं तब तक आप स्टैंडिंग और रनिंग एक्सपेंसेस के डिस्टिंक्शन के बारे में सोचिए, और जैसे ही आप बाकी इंडस्ट्रीज में जाते हैं आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ टोटल कॉस्ट पता करने का होना चाहिए, उसके स्टैंडिंग और रनिंग एस्पेक्ट को आप इग्नोर कर दीजिएगा। रनिंग वेरिएबल एक्सपेंसेस, वैसे अगली बार आप उम्मीद लगा सकते हैं कि क्वेश्चन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में से आएगा जरूर, पर या तो वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से होगा या फिर वो होटल इंडस्ट्री से होगा। अब देखते हैं भैया आएगा कि नहीं आएगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो ये आना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको ले चलता हूं अगले प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 मार्क्स क्वेश्चन, और ये था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के इतने सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हमने क्लास में करे। मुझे ध्यान है कि टोटल 3 क्लासेस तो हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को डिवोट करते हैं, लेकिन यह उम्मीद मुझे नहीं थी कि आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जो सबसे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है आप वो एग्जाम में पूछेंगे। भाई स्टूडेंट ने आखिरकार मेहनत इसलिए भी तो करी है कि भाई उससे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछे जाएं, पर हमने क्या देखा, अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा भी गया ना तो पूछा गया सिर्फ 6 मार्क्स का 6 नंबर का क्वेश्चन। आप देख सकते हैं इसमें 3 तरीके के प्रोडक्ट हैं और इसमें हम लोगों ने ऑर्डरिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट और सेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट ऐसी कुछ एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करी, और क्वेश्चन ने कहा भी कि आप कॉस्ट ड्राइवर रेट्स एसर्टेन करें और बताएं कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के पैरामीटर के हिसाब से। यह क्वेश्चन आपसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का 6 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया, और उसके एकदम बाद 4 नंबर का थ्योरी का नोट डाला गया। और कौन सा डाला गया, वेरियस लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज अंडर एबीसी। ओके, अच्छा पहले जरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर आते हैं। हां जी, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का 6 नंबर का क्वेश्चन आप बुक में देख सकते हैं, यह आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 20। सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अगली बार आपको मिलेगा ये 10 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन होगा कॉम्प्रिहेंसिव। जो थ्योरी का नोट रहा, एक्टिविटीज, लेवल ऑफ एक्टिविटीज इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, आप जानते हैं थ्योरी के नोट सारे के सारे हमारी बुक में रिटन नोट्स अवेलेबल है। लेवल ऑफ एक्टिविटीज, यूनिट लेवल एक्टिविटीज, बैच लेवल एक्टिविटीज, प्रोडक्शन लेवल एक्टिविटीज, फैसिलिटी लेवल एक्टिविटीज, ये सारी की सारी आपको थ्योरी के नोट में मिलेगी। अच्छा, एक काम करते हैं, हम काफी देर हो गई हमको इस वीडियो को बनाते हुए, अब जरा लास्ट में हम फटाफट जो थ्योरी का क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया जरा उसके ऊपर आते हैं। स्टूडेंट जब आप इन थ्योरी के नोट्स को देखेंगे ना तो आपको लगेगा अरे ये तो पक्का ही हमको अटेम्प्ट करना चाहिए। इस बार स्टूडेंट वाकई में बहुत बड़े कंफ्यूजन में रहे होंगे।
कि थ्योरी का नोट अटेम्प्ट करें, थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करें कि ना अटेम्प्ट करें, एक क्वेश्चन तो आखिरकार छोड़ना ही था। पहला सवाल देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो बेसिक थ्योरी नोट्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें एकदम शुरू में आता है, जिसमें हम बताते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए यूजफुल है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए यूजफुल है, कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी। क्या बढ़िया थ्योरी का नोट रहा था, मेरे ख्याल से स्टूडेंट ने फर्राटे की स्पीड से इसका आंसर लिख दिया हुआ। पॉइंट नंबर बी में परफॉर्मेंस बजटिंग का थ्योरी का नोट रहा। परफॉर्मेंस बजटिंग बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर से रिलेटेड है। शुरू में बजट्स एस्टेब्लिश करे जाते हैं, एट द एंड ऑफ द पीरियड उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस बजटिंग का बड़ा सिंपल सा थ्योरी का नोट ये आपके लिए रहा। अच्छा, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग के प्री रिक्विजिट्स एसेंशियल कंडीशंस। आप जानते हैं कि कॉस्ट बुक्स और फाइनेंशियल बुक्स के सिस्टम को अगर जॉइंटली प्रिपेयर कर दिया जाए तो उसे इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम कहा जाता है। इसकी प्री रिक्विजिट्स हैं और इसकी सबसे बड़ी प्री रिक्विजिट तो यह है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फाइनेंशियल बुक्स को मेंटेन करने का जो स्टाफ है और कॉस्ट बुक्स को मेंटेन करने का जो स्टाफ है, उसमें अगर म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन नहीं होगा तो यह सिस्टम इंप्लीमेंट कैसे होगा भला। और अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं से ढूंढ के लानी है ताकि मैनेजमेंट जो है उस इंफॉर्मेशन को एप्रोप्रिएट वे में यूज कर सके, तो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम बड़ा इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन बिना कोऑर्डिनेशन, बिना कोऑपरेशन के तो यह होगा नहीं। अच्छा, साथ साथ आपको यह भी डिसाइड करना पड़ता है कि अगर आपको बुक्स इंटीग्रेट करनी भी है तो कौन से लेवल तक इंटीग्रेट कर सकते हैं। भाई, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक लेवल तो डिसाइड करना ही पड़ता है कि वहां तक बुक्स को इंटीग्रेट करा जाए, या फिर हो सकता है टोटल इंटीग्रेशन पॉलिसी अडॉप्ट करी जाए जो मैनेजमेंट को ठीक लगे। फिर आप जानते हैं कि अगर इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम को सक्सेसफुल बनाना है तो जितने भी अकाउंट्स आप मेंटेन करते हैं उसके क्लासिफिकेशन और कोडिफिकेशन की भी एक पॉलिसी मैनेजमेंट को डिसाइड करनी पड़ती है। अच्छा, पहले जरा पॉइंट नंबर ई देखिएगा। वो कहते हैं मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को आप डिफरेंशिएट करें। ओके, मार्जिनल कॉस्टिंग का तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी का नोट रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग आप जानते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट की टेक्निक पर बेस्ड है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टोटल कॉस्ट की टेक्निक पर बेस्ड है। मार्जिनल कॉस्टिंग में जब भी स्टॉक का वैल्यूएशन होगा तो सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कंसीडर किया जाएगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल ही नहीं, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के रिकवरी रेट को भी कंसीडर किया जाएगा। अकॉर्डिंगली जब भी हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की टेक्निक अडॉप्ट करते हैं तो उसमें अंडर और ओवर रिकवरी का एस्पेक्ट आ जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिर वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। सारे के सारे थ्योरी के नोट आपने लिखे हुए हैं जी, मैं बस ऐसे ही दोबारा आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। इतनी सारी इंडस्ट्रीज के नाम दिए गए। पॉइंट नंबर डी में कहा गया कि बताइए कि किस किस इंडस्ट्री में कौन कौन सी मेथड ऑफ कॉस्टिंग अडॉप्ट करेंगे। पहला नाम रियल एस्टेट। अरे भाई, आखिरकार ये जो कॉन्टेंट कॉस्टिंग है जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस पर एंगेज्ड है तो वो रियल एस्टेट के बिजनेस में अप्लाई होनी चाहिए। मोटर रिपेयरिंग वर्कशॉप, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ जॉब कॉस्टिंग। जॉब में ऐसे ही होता ना, जैसे जॉब्स हो, जॉब की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, मोटर रिपेयर्स वर्कशॉप में भी जॉब कॉस्टिंग की टेक्निक अडॉप्ट करी जा सकती है। केमिकल इंडस्ट्री, ओके, पूरा का पूरा जो केमिकल इंडस्ट्री का बेस है वो बड़े सारे प्रोसेसेस से होकर गुजरता है। उसमें प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 का क्लासिफिकेशन होगा, तो प्रोसेस कॉस्टिंग की टेक्निक बड़ी एप्रोप्रिएट टेक्निक रहेगी। ट्रांसपोर्ट सर्विस, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री मानी गई है वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री तो है। ओके, असेंबली ऑफ बाइसिकल्स, बैच कॉस्टिंग याद करिए। असेंबली ऑफ बाइसिकल्स, साइकिल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स हम अगर
बाइसिकल्स की असेंबली भी करते हैं तो ये बैचेस में होती है। एक पर्टिकुलर बैच में नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस करा जाता है, उसको स्टोर करा जाता है, उसकी डिमांड क्रिएट करी जाती है, फिर उसको बेचा जाता है। ओके, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, देखो जी बिस्किट के केस में आइडेंटिकल गुड्स हैं और ज्यादा वैरायटी इसमें अगर नहीं है और अगर क्वांटिटी बनेगी ह्यूज लेवल पर, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, तो कौन सी टेक्निक लगेगी? यूनिट कॉस्टिंग की टेक्निक को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। पावर सप्लाई कंपनीज, ओहो, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग याद करिए कि जिसमें बड़ी सारी सर्विसेज को कवर किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, पावर सप्लाई कंपनीज, वो भी इसमें कवर होती हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, देखिए मैं कार पे फिर कहूंगा, वैसे तो कार की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस से होकर गुजरती है, इसमें ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, ऑपरेशन 3 हैं। तो अगर आपको लगता है कि प्रोसेस कॉस्टिंग की टेक्निक अडॉप्ट होनी चाहिए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो कार है वो एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट है या फिर इसकी वैरायटी ज्यादा नहीं है, तो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो यूनिट कॉस्टिंग की टेक्निक भी इसके ऊपर अप्लाई हो सकती है, पर ज्यादा प्रायोरिटी रहेगी कि आप इसको प्रोसेस कॉस्टिंग की टेक्निक में लेकर जाएं। सीमेंट इंडस्ट्री, विदाउट एनी डाउट सीमेंट जो है आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, लार्ज बेसिस पे बनता है, यूनिट कॉस्टिंग की टेक्निक अडॉप्ट होगी। और प्रिंटिंग प्रेस में क्या होता है, हर कस्टमर की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, और जब कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो तो जॉब कॉस्टिंग का पैरामीटर तो पिक्चर में आएगा ही। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, मैं जानता हूं बड़े अच्छे मार्क्स आप स्कोर करोगे। तो इस वीडियो को कंक्लूड करके मैं यही कहूंगा भाई कि मैं जिंदगी में हारता नहीं हूं, मैं या तो जीतता हूं या मैं कुछ सीखता हूं। तो अगर आपको लगता है कि कुछ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई, तो सीखने का इससे बढ़िया पैरामीटर क्या हो सकता है। अच्छा, कुछ दिनों के बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का भी पेपर होने वाला है, उसके भी एनालिटिकल रिव्यू के साथ हम लोग ऐसे ही मिलेंगे। तब तक मेरी तरफ से गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।